एनालिस्ट और एक आधे फंडामेंटल एफएडो एनालिस्ट भी मेरे साथ जुड़े हैं। राजेश पलविया जी हैं और श्रीकांत चौहान हैं। श्रीकांत चौहान तो कोटक सिक्योरिटी से हैं और राजेश जी हमारे एक्सेस सिक्योरिटी से हैं। उनसे हम करते हैं बातचीत। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ओवरऑल मार्केट का कहीं बॉटम बनता हुआ दिखता है या फिर ये फ्री फॉल होगा? रोज आओ 300 पॉइंट गवाओ सो जाओ, फिर सुबह उठो 300 पॉइंट गवाओ सो जाओ। देखिए मुझे आपकी बात से ना वो एक याद आ गया, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। वो कौन सा एक ओटीटी का आजकल वो चल रहा है ना मीम, नवाजुद्दीन का, वो कौन सा ओटीटी का था, सीक्रेट गेम्स का, रोज सुबह उठो मार खाओ सो जाओ वैसा कुछ तो आप याद दिला रहे ऐसा ही है क्या? रोज सुबह उठो 300 पॉइंट गिरो फिर सो जाओ, फिर अगले दिन फिर 300 पॉइंट गिरेंगे फिर सो जाएंगे। तो बिल्कुल गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून अजय जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए काफ़ी डिफिकल्ट फेज है मार्केट का और ये डिफिकल्ट फेज भी कुछ वक्त में ज़रूर निकल जाएगा, लेकिन बिल्कुल मार्केट का टेक्सचर जो बना हुआ है कि जो भी आप स्टडी करेंगे, जो भी आप आज स्ट्रेटजी बना के नेक्स्ट दिन के लिए जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट दिन का जो गैप डाउन होता है वो सारे लेवल्स को ब्रीच करके वो कोई नए लेवल पे मार्केट ट्रेड करते हुए दिखता है। हालांकि 16,000 का लेवल भी ब्रीच हो गया और अब हम 16,850 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, अगर पूरे इंटायर रैली का अगर हम 61% रिट्रेसमेंट भी लेते हैं 14,140 से जो रैली स्टार्ट हुई थी वहां से 18,600, उसका पूरा इंटायर रैली का 61% रिट्रेसमेंट था, वो करीब था 15,850 पे। वो लेवल को भी आज मार्केट ने तोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और पूरे दिन में भी कोई एक रिकवरी का साइन अभी भी कहीं देखने को नहीं मिला। कुछ सिलेक्टिव पॉकेट जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है मेटल की तेजी से या क्रूड की तेजी से, वहां जरूर एक बाइंग का ट्रेड बना है, बट अगेन वहां पे भी बाइंग के लिए कंफर्ट नहीं है। तो मार्केट में अभी भी कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ रही है जब तक कि ये वॉर सिचुएशन से, जब तक हम कहीं ना कहीं कोई कंफर्ट जोन वहां से जब तक कोई न्यूज फ्लो नहीं बनेगा, हमें नहीं लगता कि मार्केट में अभी कंफर्ट आएगा, क्योंकि बायर्स अभी बैकफुट पे, जो कैश पे भी बैठे हैं वो भी अभी यहाँ पे एग्रेसिव बैट नहीं ले रहे मार्केट में, वो भी अभी बैकफुट पे, क्योंकि सिचुएशन इज स्टिल आउट ऑफ कंट्रोल कि कैसे ये पेन आउट होगा और कितने टाइम तक रहेगा, क्योंकि जो मार्केट में डैमेज होना है वो तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर में डैमेज हो चुका है। अब जब तक सेंटिमेंट इंप्रूव नहीं होंगे, हमें लगता है कि बाइंग जो आना चाहिए मार्केट को, जो कि एक लेवल पे कहीं होल्ड करे या सस्टेन करे, वो आना अभी बचा है और वो सेंटिमेंट डेवलप होंगे ग्लोबल क्यूज से, और उसके लिए अभी एवरीबॉडी इज वेटिंग कि वो कब कहाँ डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है स्ट्रक्चर वीक है, अब जब तक 16,000 के नीचे ट्रेड करेंगे वहां हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। ठीक है राजेश जी, अभी आप बाहर बैठे या फिर सेल ऑन राइज करने के लिए वेट कर रहे हैं वापस से? तो देखिए अभी हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी का वेट कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि 400 पॉइंट गैप डाउन के बाद शॉर्ट करना इट्स नॉट इजी टास्क, और रिटेल के लिए तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है 400 पॉइंट गिरने के बाद कोई शॉर्ट बेट भी लेना। लेकिन फिर भी जो भी स्टॉक्स में फ्रेश नया ब्रेकडाउन हो रहा है वहां जरूर हम शॉर्ट की स्ट्रेटेजी जरूर बना रहे हैं, और कुछ पॉकेट्स में बाइंग इंटरेस्ट भी बना हुआ है, तो वहां बाय के भी ट्रेड कॉल हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी हैं। श्रीकांत गुड आफ्टरनून, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि आज शाम से एग्जिट पोल आने लग जाएंगे, मार्केट्स कल रिएक्ट करेगी उस पर, क्या प्राइस में फैक्टर इन है यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आउटकम? क्या वहां पर आपके पास कोई और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, तो देखिए अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जो एक कन्विक्शन था वो 16,000 या 15,850 तक तो बिल्कुल बरकरार था, कि ऐसा लग रहा था कि मार्केट इतने बड़े गैप से खुलने के बाद एक बार 15,800 के करीब काफी अच्छा सर्वाइव हो सकता है। एक बार हमने रिकवरी भी देखी थी, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोजिंग के सेशन में जैसे ही शिफ्ट होने लगता है तब हमने ऑलवेज एक बिकवाली देखी है, और आज के दिन में भी हमने अच्छी एक बिकवाली वापस देखी है। हमें लगता है कि मार्केट जो है वो क्लियरली एक अंडर फियर फैक्टर आ चुका है, और यहाँ से अगर नेक्स्ट अगर लेवल्स देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये मार्केट एक बार 15,600 या 15,500 के भी लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ जो रिकवरी है वो काफी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि क्रूड जो है वो 130 के करीब जा चुका है, और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वहां पे हमें लगता है कि उसके जो आउटकम है उसको अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया है, क्योंकि जो क्रूड में हमने बढ़ोतरी देखी है, जो डॉलर इंडेक्स में हमने बढ़ोतरी देखी है, और जो अपनी करेंसी वीक हुई है, मुझे लगता है यही फैक्टर्स काफी है फंडामेंटल्स को डिटोरिएट करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में जो भी प्रेशर है वो यूक्रेन रशिया का टेंशन है, और जो यूपी इलेक्शंस के और पंजाब इलेक्शंस के जो नंबर्स आने वाले हैं, तो जो भी एग्जिट पोल्स आएंगे उसका मुझे लगता है कि एक अलग से फैक्टर इन होगा।
अगर ये नंबर अगर अच्छे आ जाते हैं, अगर फेवरेबल आते हैं तो हमें गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये जो मार्केट है वो अभी एग्जॉशन गैप में कन्वर्ट हो चुका है और एक एग्जॉशन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे ही मार्केट वीक होता है, यूएस मार्केट वीक होते हैं तो वर्ल्ड मार्केट्स वीक होते हैं, अपने मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वीक खुलते हैं और अगर मार्केट्स अगर वहां पे अगर अच्छे हैं तो हम एक्सपेक्टेशन से कम ऊपर खुलते हैं। तो क्लियरली पता चलता है कि मार्केट में फियर है और मार्केट जो है वो एग्जॉशन ट्रेंड में आया है और ऐसे मार्केट जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि हम शायद 15,600 के लेवल्स देखेंगे लेकिन उसके बाद रिकवरी भी उतनी जोर से आ सकती है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, रिवर्सल पे बाय और सेल की सिग्नल्स ढूंढने चाहिए। तो दैट मीन्स श्रीकांत यहाँ से अभी 15,800 के आसपास 15,600 200 पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि कहीं और यहाँ और स्लिप करेगा मार्केट्स और वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो क्या 15,600 एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेस मान सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए वैसे मार्केट जो है वो लगातार गिरते जा रहा है और अगर लगातार गिरता है तो उसमें एक ओवरसोल्ड एक्टिविटी बनती है। साथ ही साथ 15,500 या 15,600 के जो लेवल्स थे वो मैं उनकी बात कर रहा हूं। जब जुलाई 2021 में हमने एक जो मार्केट में एक साइडवेज एक्टिविटी देखी थी उस वक्त के वो लेवल्स थे और उसके जो लोअर लेवल्स थे वो तकरीबन 15,550 से लेकर 16,000 के थे और उसी लेवल्स के करीब मार्केट ने तकरीबन वहां पे 1.5 से 2 महीने का वक्त निकाला था। मुझे लगता है कि वो लेवल जो रहेगा वो मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर हम शायद उन लेवल्स को अगर देख लेते हैं कल के दिन में तो वहां पे हमें एक कॉन्ट्रा व्यू लेके एक लॉन्ग पोजीशंस बनानी जरूरी है। श्रीकांत, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक, इनफैक्ट स्पेस पूरी ओवरसोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा पनिश हो रही है बाजार में, वो है पेंट स्पेस, स्पेशली ऑब्वियसली बिकॉज क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कॉस्ट का वहां से आता है, तो पूरा पनिश हो रहा है स्पेस। और ऐसे टाइम में जब $130 क्रूड हो गया है, एक कंपनी आके बोलती है कि सीमेंट कंपनी, बहुत ही सक्सेसफुल सीमेंट ग्रुप, कि हमको पेंट के बिजनेस में घुसना है। और ये तीसरी बड़ी कंपनी है या ग्रुप है जो पेंट में स्पेस में अनाउंस कर रही है फोरे, जो कि बर्जर और एशियन पेंट्स ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर पकड़ के रखा है, ऑलमोस्ट ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, वो है जेके सीमेंट। आज 12% है नीचे। आप चार्ट पे देख के बताएंगे जेके सीमेंट, बिफोर हम एनालाइज करें, बाद में हमने पूरा एनालिसिस रखा हुआ है कि क्या है ऐसा इस सेक्टर में कि सीमेंट कंपनी जा रही है उसमें, लेकिन आप चार्ट्स देख के बताएं पहले जेके सीमेंट। बिल्कुल, अगर चार्टिकली अगर बात करते हैं तो जेके सीमेंट में हमने एक बड़ी रैली देखी थी और 3,800 से अगर कोई स्टॉक सबसे पहले गिरने की अगर किसी ने अगर शुरुआत की हो अगर सीमेंट में तो वो जेके सीमेंट ने की थी और ये स्टॉक काफी जोर से गिरा है। 3,800 वाला स्टॉक तकरीबन 2,300 के करीब आ चुका है। टेक्निकली अगर पास्ट ट्रेंड को देखेंगे तो वहां पे डाइवर्जेंस बना था और जब मार्केट में बाकी सीमेंट कंपनीज में हमने कई बार एक उछाल देखा था तो इसमें वो उछाल मिसिंग था। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्राइस नोज लॉट ऑफ थिंग्स वेल इन एडवांस। पेंट इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि उसमें एंटर होने की वजह यही है कि जो भी सीमेंट कंपनीज में है उनके ये सब मुझे लगता है कि एक अलग उनके लिए बिजनेस वर्टिकल्स ओपन हो जाते हैं और वहां पे भी इनके मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। तो छोटा भी अगर बिजनेस होगा तो भी वो अच्छे मार्जिन्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो क्रूड की दिक्कतें बढ़ गई है या तो अचानक से जो क्रूड में उछाल आया है उसके बाद जो सेल ऑफ हुआ है, मुझे लगता है कि वो सब पकड़ के अगर देखें तो हमें लगता है कि जो स्टैंड अलोन पेंट कंपनीज रहेंगी वो ज्यादा बेनिफिट करेंगी एज कम्पेयर टू दीज कंपनीज विच वांट टू एंटर इनटू दिस बिजनेस न्यूली। साथ ही साथ अगर ये अनाउंसमेंट अगर हो गई है और अगर इतना दिक्कत भरा समय है तो मुझे लगता है कि इनमें और हमें एक गिरावट देखने मिलेगी। हमें लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल्स है वो 2000 के करीब के है, 2000-2050 के करीब के, वहां पे जेके सीमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। करंट लेवल्स में इसमें एक वर्टिकल डाउन ट्रेंड बना हुआ है, एक फॉलिंग नाइफ जैसा चार्ट है और बिल्कुल इस पर्टिकुलर कंपनी से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। और चलिए अब विनी के पास चलते हैं 2 मिनट के लिए और समझते हैं कि ऐसा क्या है पेंट्स के बिजनेस में, डेकोरेटिव पेंट्स के बिजनेस में, कि कंपनी आफ्टर कंपनी लास्ट 6 महीने में 3 बड़े ग्रुप्स ने पेंट्स के बिजनेस में फोरे अनाउंस किया। विनी ने एक एनालिसिस करके रखा है कि क्या पॉसिबल हो सकता है, इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट स्ट्रक्चर कैसा है और विदेशों में क्या हो रहा है। विनी बताइए, एनालाइज करके बताइए।
अजय जैसे आपने बताया लास्ट 6 महीने में काफ़ी सारी कंपनियों ने पेंट इंडस्ट्रीज में एंटर किया है, तो ये पेंट इंडस्ट्री काफ़ी अट्रैक्टिव है। पहले इसकी ग्रोथ की बात करें तो इंडियन पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी कोरिलेटेड है जीडीपी से, जो है 2 टाइम्स दैट ऑफ जीडीपी, 2 टाइम्स ग्रोथ पे होगी जीडीपी के ग्रोथ पे। उसके अलावा पेंट इंडस्ट्री जो ग्रो हुआ है वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और कंपेयर करें पेंट इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री की, तो पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 17% पे इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स CAGR कंपेयर करें, और सीमेंट इंडस्ट्री की है अराउंड 5% CAGR की ग्रोथ जो एक्सपेक्ट करते हैं CAGR बेसिस पे 2024 तक, फ्रॉम 2019 टू 2024। तो ग्रोथ भी देखें तो ये पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ भी काफ़ी सारी है ना। ये अट्रैक्टिव क्यों है, क्या मेन पॉइंटर्स है, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है? 1, हायर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो पर कैपिटा कंजम्पशन है पेंट इंडस्ट्री का वो इंडिया में काफ़ी लो है कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स, तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो सकती है। उसके अलावा बात करते हैं रीपेंटिंग का जो बिजनेस होता है, वो उसकी जो साइकिल थी वो पहले थी 7 to 8 ईयर्स में एक बार कोई इंसान पेंट करता था, रीपेंट करता था घर को। अभी वो हो चुकी है 4 to 5 ईयर्स, तो वो भी कम हो चुकी है, तो वो भी पेंटिंग काफ़ी बढ़ चुका है। उसके अलावा है शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, तो वो भी अपॉर्चुनिटी देता है इन कंपनी को गेन करने के लिए, मार्केट शेयर के लिए। और राइजिंग इनकम लेवल्स है, रैपिड अर्बनाइजेशन ट्रेंड जो इंप्रूव हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम तो हम देख ही रहे थे, तो वो भी ड्राइव करेंगे ये ग्रोथ को, पेंट इंडस्ट्री के ग्रोथ को। ये काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट्स हो जाते हैं इन सब कंपनियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी काफ़ी डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, तो श्योरली ये सपोर्ट करती है इन सब के ग्रोथ को। और ये मेन ग्रोथ ड्राइवर्स है, पॉजिटिव फैक्टर्स है जो ये कंपनियाँ देख सकती है। ठीक है, तो मैंने यही बताते हुए कि पेंट सेक्टर क्यों इस पीछे आकर्षित कर रहा है सबको, और नई नई कंपनीज क्यों इसके अंदर आना चाहती हैं, पूरी डिटेल्स आपको बताते हुए दिख रही है। इससे पहले चार्ट की स्टडी भी हमने की है। इससे पहले वाली कुछ पेंट कंपनीज भी हैं जिनकी हालत आजकल ठीक नहीं है, उसमें एक एशियन पेंट्स भी है, लगातार ये शेयर भी टूट रहा है। इसलिए एक काम आप कीजिए राजेश जी, आप जरा एशियन पेंट्स के बारे में बता दीजिए कि ये ठीक है। अब मेरे पास चॉइस हो सकती है ना, कंपनी आने वाली और कंपनी जो पहले से है। तो देखिए डिम्पी जी, ओवरऑल अगर इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से, तो अगर मैं ईयरली चार्ट एनालाइज करूं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं एशियन पेंट में। और ये जो गिरावट मिली, अगर किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड में उछाल बना हुआ है, तो हमें लगता है थोड़ा सा प्राइस इंपैक्ट डायरेक्टली यहाँ पे एशियन पेंट पे जो बनते हुए दिख रहा है। तो नियर टर्म में जरूर हमें लगता है कि थोड़ा प्रेशर रह सकता है स्टॉक में, लेकिन फिर भी अगर हम इसके लेवल की बात करें तो 2450 2400 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है, करेक्शन एक्सटेंड यहाँ से और होता है, तो वो लेवल काफी अट्रैक्टिव होंगे। वहां पे बिल्कुल इसको पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड करना चाहिए। और ये जो फॉल मिल रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी होगी एशियन पेंट जैसी कंपनी में यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के लिए। हायर साइड पे स्टॉक के लिए जो अब रेजिस्टेंस बन गया है वो रहेगा करीब 2830 2850 के आसपास। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, कोई भी माइनर पुलबैक अगर बनेगा भी स्टॉक में तो वहां पे सप्लाई जरूर कंटिन्यू रहेगी। और लोअर साइड में 2450 एक अच्छा सपोर्ट है, उसके आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है। ठीक है, इनफैक्ट आप अगर एशियन पेंट्स की बात करें तो आप यहाँ इंडिगो पेंट्स को भी देखिए, जो आज ऑल टाइम लो पर है इंट्राडे की इस गिरावट में आज जो देख रहे हैं लेवल्स। तो पेंट स्टॉक जाहिर तौर पर क्योंकि क्रूड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, और जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि लगातार कितने ही दिनों से हम पेंट स्टॉक्स को एक प्रेशर में देख रहे हैं। प्रेशर में आपको दूसरे स्टॉक्स भी दिखे जहां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमोडिटीज यूज होती हैं एज इनपुट। ऐसे मार्केट में क्या आपको यहाँ से अभी भी शॉर्ट के मौके ढूंढने चाहिए? ONGC जैसे काउंटर ऑयल एंड गैस पैक, क्या वहां मौके होने चाहिए जो ऑलरेडी अच्छा चल रहे हैं, ट्रेंड के साथ है? श्रीकांत, ONGC पर एक बार आपसे पहले भी जब बात हुई थी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी, लेकिन अब इन लेवल्स पर क्या करें? ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा सर्च कर चुका है, क्या अब भी यहां से एंट्री के मौके दिखते हैं आपको, या आपको लगता नहीं अब काफी टॉप कर चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में नो डाउट कि आज के दिन में हमने एक बड़ी रैली देखी है 12 से 15% की, और इतनी बड़ी रैली काफी अरसे के बाद, यानी कई सालों के बाद हमने देखी है। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, या तो ये जो भी एक बढ़ोतरी हुई है उसके बाद एक हमें लगता है कि इसमें ये जो तेजी है वो सस्टेन रहेगी, और सस्टेनेबल ट्रेंड अगर हमें देखना है तो हमें लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल्स इसके रहेंगे वो तकरीबन 205 से लेकर 210 के भी हो सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी अगर करेक्शन आता है तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 185 के करीब ट्रेड कर रहा है,
मुझे लगता है कि शायद थोड़ा ये वक्त निकाल सकता है 185 180 के रेंज में, बट इवेंचुअली हमें लगता है ये 205 या 210 के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से खरीदे, कोई करेक्शन अगर और आता है तो खरीद लीजिए 180 तक। और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 175 का, एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें लगता है कि ये 20 से 25 रुपए की तेजी दिखा सकता है। स्टे विद अस, एक और इंटरेस्टिंग चर्चा हम रखने वाले हैं यहाँ पे शो पे, जो आप सुनना चाहेंगे, और वो है आज शाम को एग्जिट पोल आएंगे सारे स्टेट इलेक्शन के, यूपी इलेक्शन पे खास तौर पे बाजार की नजर रहेगी, और 10 तारीख को ऑफ कोर्स एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे। एक तबके का मानना है कि जिस हिसाब से बाजार कंप्रेस हो गया है, अब जो है इसके मीनिंग बहुत कम है, बहुत कम मायने रखेगा किस तरफ स्विंग करता है। लेकिन दूसरे साइड का तबका यह कहता है कि अपसाइड कैप हो सकती है, क्योंकि बाजार नीचे आ गया, कितना भी अच्छा पोल आएगा तो बाजार एक मामूली रिएक्शन दे सकता है, लेकिन डाउन साइड नहीं है। अगर खराब रिजल्ट आए, जो बाजार जिस तरह का अनुमान लगा के बैठा है उससे विपरीत आया, तो डाउन साइड ओपन है। इनफैक्ट इसी बारे में हम चर्चा करेंगे तमन्ना इनामदार के साथ, हमारी कॉलीग जो इलेक्शंस को बहुत क्लोजली ऑफ कोर्स ट्रैक कर रही हैं और काफी सीनियर कॉलीग हैं हमारी। तमन्ना, गुड आफ्टरनून। तो तमन्ना, आपने काफी, मुझे पता है, बाजार के दिग्गजों के साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ सुबह से फोन में बात की है, तो आप बताइए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली यूपी इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे? अजय, उत्तर प्रदेश हमेशा से बहुत ही एक जरूरी स्टेट इलेक्शन रहता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही नापा जाता है और इसे एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीट इसमें से जाते हैं लोकसभा में, सबसे ज्यादा एमपी जाते हैं एक राज्य से, तो वो उत्तर प्रदेश है। यानी अगर कोई जनरल इलेक्शन जीतना चाहता है तो यूपी पर काबू होना बहुत बहुत जरूरी है। और ये हमने देखा था 2014 के पहले भी, 2017 में एक शानदार तरीके से बीजेपी को फिर से जीत प्राप्त हुई थी। इसलिए इस बार देखा जाएगा कि क्या 2022 में वही मैजिक फिर से दिखेगा या नहीं, और उससे शायद एक हिंट मिल जाए कि 2024 की लड़ाई कैसे होने जा रही है। तो एक बड़े पिक्चर में ये कारण है कि सब यूपी को इतना क्लोजली क्यों वॉच कर रहे हैं। इस बार ये ज्यादा कोट अनकोट एक्साइटिंग हो गया है, क्योंकि ये मैच जो सोच रहे थे लोग पहले, उससे थोड़ी सी क्लोज नजर आ रही है अब तक के जो ओपिनियन पोल वगैरह है उसके अनुसार। एक तरफ योगी जी हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है राजनीतिक तौर पर कि क्या उनके नेतृत्व के बाद फिर से जनता बीजेपी को वोट देती है, वापस लाती है, कितने बड़े मार्जिन में वापस लाती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और वो एक कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। तो क्या ये एक क्लोज मैच होगा? क्या बीजेपी फिर से जीत कर आएगी और किस मार्जिन से? इस तरह के फैक्टर्स हैं जिनको बाजार देख रही है। और आपने सही कहा कि एक बड़े पिक्चर में जहां पर युद्ध हो रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस ऊंचे जा रहे हैं, शायद चुनाव ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन अगर यहां पर बीजेपी हारती है या बहुत ही एक छोटे मार्जिन के साथ जीतती है, तो फिर दूसरे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो ज्यादा पॉपुलिस्ट होती जाएंगी? क्या जो रिफॉर्म्स बचे हुए हैं वो अगले 2-3 साल में उनकी रफ्तार कम हो जाएगी? इस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे, और इसलिए चुनाव इतना जरूरी है। ये भी है क्योंकि मार्केट से हम इसको कनेक्ट करते हैं चुनावों को, तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी बीजेपी जीतती है तो बाजार के लिए वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सिटिंग गवर्नमेंट है, और जैसे आगे निकलेगी तो फिर लगता है कि हाँ पॉलिसीज सेंट्रल स्टेट के आपस में कनेक्टेड रहेंगी। इस बार अगर थोड़ा भी मार्जिन कम रहता है तो मैं वैसे पूछना चाहता हूं आपसे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पिछली बार से मार्जिन्स कम रहेंगे? क्योंकि जब चुनावों का पहला चरण हुआ था ना, तब भी ये कहा था कि बीजेपी जीत तो जाएगी लेकिन सीटें कम आएंगी। ये 7वें चरण की आज वोटिंग हो रही है, ऐसा ही अनुमान अभी भी लगाया जा सकता है कि जीत तो जाएगी सीटें कम आएंगी।
ये 7वां चरण बहुत ही जरूरी बनते जा रहा है। पूर्वांचल इलाके का जो ये फेज है, 54 सीटें इसमें हैं और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 2017 के पहले ये समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड गढ़ माना जाता था, उनकी पकड़ बहुत जोर की थी। 2017 में ये कहानी बदल गई, तब एक मोदी वेव बना हुआ था। आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन का लोग देखना चाह रहे थे कि क्या असर होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट हुआ था बीजेपी के लिए। तो इन 54 सीटों में से बीजेपी और अपना दल जो उनके सहयोगी दल है 32 उनके पास आ गई थी, समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 11 आ गई थी। अब इस बार पूर्वांचल में क्या होता है, इसलिए आज की टक्कर 7वां चरण भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी अपने खोई हुई जो जमीन है उसको वापस लेने की कोशिश करेगी। जो एलाइज है दोनों तरफ के, अपना दल हो या दूसरे जो एलाइज है समाजवादी पार्टी के, उनके भी परफॉर्मेंस पर यह निर्भर होगा कि क्या होगा। लेकिन चूंकि हम 7वें चरण में आकर अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई क्लियर विंड है, क्या क्लियर वेव है, इसका निष्कर्ष आप यही निकाल सकते हैं कि कोई भी एनालिस्ट आज की डेट में ये प्रिडिक्ट करने को तैयार नहीं है कि एक साइड बहुत आसानी से जीत जाएगी। यानी 10 तारीख को बहुत ही रोमांचक रहेगा, काफी इसमें सस्पेंस रहेगा और आमतौर पर बाजार को सस्पेंस पसंद नहीं आता। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस शेयर करती हुई हमारे साथ तमन्ना। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। हम वापस आएंगे आपके पास फाइनली जब इसका रिजल्ट आएगा और एनालिसिस के लिए। मीनवाइल हमने जय कुमार प्राइम सिक्योरिटीज के, उनसे ये बात की एग्जिट पोल की भूमिका और बाजार ओवरऑल यूपी इलेक्शन इन पर्टिकुलर को कैसे रीड कर रहा है, पॉसिबिलिटीज को। आइए उनका भी व्यू सुनवा देते हैं आपको। Impact wise, a seriously negative outcome probably is not factored in, but something below the majority mark could be a knee-jerk reaction. But elections, budgets, these last for a few days at best, a day or two now. And to the extent that markets have corrected, I dare say that if there's a positive surprise, this would actually act as a springboard. My personal feeling is a lot is in the price, and ultimately for those who are choosing stocks and not even indices to that extent, my takeaway is that focus on your stocks, get into those. The theme, the underlying trend is clear. Markets ultimately are slaves to earnings, are slaves to cash flows. And markets in terms of valuations are moving decidedly in that favor. And the very fact they've rejected some of the new offerings, the new age stocks, if you will, indicates that IPOs from that space may be limited or few and far between. So if the pressure of the IPOs has diminished dramatically, courtesy market action on new listed, new age stocks, and I'm not here to say whether the FI outflows have stopped. That's been a huge overhang on the market. And if there is one that actually on a daily basis hammers you on the head as a bull, is the FI outflows. चले, तो ये तो एग्जिट पोल की बात है, देखना होगा, शाम तक इंतजार करना होगा, कल देखेंगे बाजार कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप पिछले 15 मिनट में देखें तो थोड़ी सी रिकवरी अटेम्प्ट हुई है। अब आप 15,800 के ऊपर निफ्टी पर और बैंक निफ्टी में भी आपको अराउंड अबाउट 200 पॉइंट्स की यहाँ पर एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई है। लेकिन मेजरली ये जो रिकवरी अटेम्प्ट हुई है वो आपको स्टील पैक में या फिर कुछ सेलेक्टिव फार्मा स्पेस या फिर सन फार्मा, ITC, पावर ग्रिड, इन जैसे काउंटर्स में ही इस वक्त थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में श्रीकांत, अगर यहाँ पर एक चॉइस हो, क्योंकि अगर आपने भी सुना होगा, अपने एग्जिट पोल की बात की, यहाँ पे तमन्ना जिन फिगर्स की बात कर रही है कि अगर यहाँ पर 250 to 270 के ऊपर जाकर बीजेपी अगर सीट सिक्योर करने में कामयाब होती है तो जाहिर तौर पर एक रिलीफ रैली तो हम देख सकते हैं, एक रिबाउंड तो देख ही सकते हैं कल के लिए। बिल्कुल, तो हमने सबसे पहले यही बात की थी कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स, शायद जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स है वहां पे अभी तक जो भी आउटकम है उसका वो अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया है, ऐसे हमें भी लगता है। और शायद अगर ये फेवरेबल अगर रहेंगे तो यकीनन हमें एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी, क्योंकि मार्केट्स काफी ओवरसोल्ड है। बट अगर ये निगेटिव साइड में अगर जाते हैं तो उतना ही बड़ा हमें एक फॉल भी देखने मिलेगा। चूंकि मार्केट ओवरसोल्ड है तो जो रिकवरी रहेगी वो फास्टर रहेगी और उसमें हम मुझे लगता है कि एक ही साथ काफी सारे लेवल्स को ये रीटेस्ट करते हुए नजर आ सकता है निफ्टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो कम से कम
15,850 के ऊपर की चाहिए हमें। और अगर ये मैनेज अगर हो जाती है और उसके बाद अगर आउटकम अगर पॉजिटिव अगर आते हैं तो हम वापस एक बार 16,200 के लेवल्स को छूते हुए निफ्टी को देख सकते हैं। तो 16,200 के जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, जिसके ऊपर मार्केट ने काफी बड़ा एक वक्त निकाला था अभी शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद हमने वापस वर्टिकल सेल ऑफ देखा है। तो बिल्कुल अगर ये आउटकम फेवरेबल रहेंगे तो हमें एक मार्केट में तेजी देखने मिलेगी। ऑलराइट राजेश, आपका क्या व्यू बनेगा यहाँ? अगर 15,800 मान लिया जाए एक बड़ा सपोर्ट है और उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होना है मार्केट को एक रीबाउंड रैली के लिए, कंसीडरिंग कि यहाँ एग्जिट पोल के रिजल्ट्स बाजार को पसंद आए और बाजार जिस तरह की सिचुएशन चाह रहा है, ऐसे केस में आप बड़ा लेवल जो वॉच आउट करेंगे आज क्लोजिंग के लिए? तो डेफिनेटली देखिए, मैं बिल्कुल श्रीकांत जी से एग्री हूँ कि 15,800 850 का लेवल आज के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बनती है कि एग्जिट पोल के आउटकम में अगर कुछ भी फेवरेबल आएगा तो ये 16,250 इवन 16,350 की तरफ भी मार्केट में एक अप मूव बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो वो लेवल को आज की क्लोजिंग के काफी क्लोजली वॉच करना चाहिए कि आज हम कहाँ क्लोज कर रहे हैं। अगर 15,800 को तोड़ के अगर मार्केट बंद करता है तो फिर ये डाउन साइड ओपन होते हुए दिखेगी 15,500 की तरफ। तो मार्केट की क्लोजिंग के समय ही बहुत कुछ पोजीशंस यहाँ से ओवरनाइट कैरी करने के लिए उसी समय डिसीजन लेना होगा, क्योंकि किस जगह अगर मार्केट क्लोज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पोजीशनिंग करनी होगी। काफी सेगमेंट में लाइक मेटल, ऑयल एंड गैस, ये सेगमेंट में और कुछ सिलेक्ट आईटी स्टॉक्स यहाँ पे जरूर आज थ्रू आउट द सेशन बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बना हुआ है, और अभी जो पिछले कुछ मिनटों में रिकवरी भी बनी है, तो ये तीनों ही पैक में हमने देखा है कि एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, जिसके चलते थोड़ा इंडेक्स भी पुल बैक दिखाते हुए दिख रहा है। तो शॉर्ट कैरी करना भी रिस्की है, यहाँ पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड मार्केट है। पीसीआर भी 0.71 है जो कि 71 के लेवल पे चल रहा है, जो कि काफी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे रिस्क तो दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेड करने में बनी हुई है। तो मार्केट जरूर कोशिश करेगा कि जो भी इंट्राडे पोजीशन बनी है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ होते हुए दिखेगी, और हमें लगता है कि लास्ट के आधे घंटे में भी थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 15,950 की तरफ। ठीक है। इस बीच 2-3 शेयर्स ऐसे हैं जो कि टायर स्टॉक से हैं, लेकिन एक एक करके चल रहे हैं। जैसे पहले एक दिन C8 चला, तो आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा मूव है। राजेश, ये एक बार जरा आप ही देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये आज अगर आप इसको आवरली चार्ट पे देखेंगे ना तो आपको इंटरेस्टिंग प्ले दिखेगा। अच्छा पुल बैक है, और ये पुल बैक शायद एक्सटेंड कर जाए कहीं 2,000 तक भी, तो 200-250 रुपए मिल सकते हैं। तो क्या इसमें ट्रेड लिया जा सकता है? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अभी भाव है 1,828 रुपए का। या डेफिनेटली डिम्पी जी, बिल्कुल ये स्टॉक में जो करेक्शन था, ये करेक्शन थमते हुए दिखा था। करीब 24 फरवरी के बाद से स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से इसके डेली चार्ट बने हुए हमें लगता है स्टॉक ने काफी समय 1750-60 की जोन में बिताया है, और उसके बाद आज का जो रिवर्सल बना है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्टॉक एक रिवर्सल के लिए तैयार है, और यहाँ पे जो रिकवरी बन रही है हमें लगता है बिल्कुल एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 1960 से लेकर 2000 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखें करीब 1750 का, 1750 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है, क्योंकि आज का रिवर्सल ये दिखाता है कि स्टॉक का एक बेस फॉर्मेशन नियर टर्म चार्ट पे बना है, और यहाँ से ये कंटिन्यू करते हुए दिखेगा अपवर्ड मोमेंटम। है कि जो शायद क्रूड के कुछ ज़्यादा सरोकार अब नहीं रखते हैं, वो अपना बॉटम बना के पुल बैक दिखा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पुल बैक। उसमें एक जी एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। आज 4% ऊपर है, इसका फॉल तो हुआ, लेकिन फॉल अब जो होने की टेंडेंसी, जो स्पीड है ना, वो थोड़ी कम हो गई है। श्रीकांत, जरा जी एंटरटेनमेंट के चार्ट, डेरिवेटिव डाटा दोनों खोल लीजिए और देख के बताइए क्या एक कैरी ओवर ट्रेड है या सिर्फ आज का सौदा था? जिन्होंने पैसे बनाए वो निकल के थैंक यू करके चले जाएंगे। देखिए, वैसे जी के चार्ट को अगर काफी क्लोजली देखते हैं और अगर वीकली मंथली चार्ट को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि इसमें एक वर्टिकल सेल ऑफ बना है, और ये स्टॉक तकरीबन 380 के करीब था और वहां से गिरते गिरते अभी 210-215 के करीब आ गया था आज के दिन में। तो इनफैक्ट बट इलेक्शन के जब रिजल्ट्स होते हैं या तो एग्जिट पोल आते हैं, उस वक्त हमने देखा है कि जो मीडिया से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उनमें एक तेजी देखने मिलती है, और मुझे लगता है शायद 10 तारीख तक जब तक ये पूरे इसके आउटकम नहीं आते तब तक हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में हमें और भी तेजी देखने मिलेगी। आज के जो लोवेस्ट लेवल्स है वो तकरीबन कुछ जी के थे 215 के, उतना बड़ा तो हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना है क्योंकि हमें ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं अराउंड 225 रुपए के, 227-38 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। हम टारगेट्स यहाँ पे रख सकते हैं तकरीबन 250 से लेकर 255 के, तो एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए,
20 से 25 रुपए का टारगेट रख सकते हैं। और बिल्कुल वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि जितने भी मीडिया कंपनीज है उन सभी में हमें एक तेजी देखने मिलेगी। मीडिया कंपनीज में आपको तेजी नजर आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट इशू है टच अपॉन करने के लिए, शाम को मिस्टर पुतिन की और मिस्टर नरेंद्र मोदी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की एक फोन कॉल शेड्यूल्ड है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर ये फोन कॉल शेड्यूल्ड है, जैसे कि स्टूडेंट्स का वापस लौटना जो ऑलरेडी बरकरार है, क्रूड की सप्लाईज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स। और शिंजॉय चौधरी जो हमारे कॉलीग हैं टाइम्स नाउ में, हमने उनसे बात की थी, वो बताएंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है बातचीत जो आज शाम को होने वाली है दोनों स्टेट हेड्स के बीच। 12 दिन से लड़ाई चल रहा है, लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि देयर इज अ रे ऑफ होप। पहले बात, आज ऑलरेडी मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का बात हो चुका है, ऑलरेडी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी बात होने वाला है। और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आज यूक्रेन और रशिया दोबारा बातचीत करेंगे, उससे क्या निकलता है ये देखना ही पड़ेगा। थर्ड बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ये जो 700 बच्चे हैं सूमी में, आज कोशिश हो रहा है उनको निकालने के लिए क्योंकि वहां सीज फायर हुआ है। अब देखने पड़ेगा कितना सक्सेसफुल होता, कितने बच्चे आज निकाल पाते और किस तरफ ले जाएंगे, वहां से रशिया जाएंगे या पोलैंड या रोमानिया जाएंगे, वो ही देखने पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये स्टूडेंट्स के वापस लौटने का सिलसिला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, हालांकि बहुत सारे बच्चे वापस आ गए लेकिन बहुत बाकी भी हैं उस रीजन में। इसके अलावा कुछ बायलैटरल टॉक्स, क्रूड के अशोर्ड सप्लाईज, बहुत सारी चीजें एजेंडा में हैं तो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रूड की बात करें तो ओएनजीसी की बात, ओएनजीसी से नजर नहीं हट रही है, 10% ऊपर है आज भी। श्रीकांत, ओएनजीसी का जो 4 ईयर हाइप है, इनफैक्ट अगर आप देखें तो क्या इसका लॉन्ग ओएनजीसी ट्रेड अब धीरे धीरे क्राउडेड ट्रेड होता जा रहा है या अभी भी आपको जूस लग रहा है इसमें? देखिए 13% ऊपर है, आज भी गैप डाउन में लिया होता तो 20 रुपए बन रहे थे एक शेयर पे। बिल्कुल, इनफैक्ट आज का अगर आप ट्रेड देखें तो यानी कि बट ऑब्वियस क्रूड के चाल पे डिपेंड हुआ है और इतनी बड़ी तेजी तो क्रूड में हमने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन क्रूड के अगर आप देखेंगे तो जो ऑल टाइम हाइस थे वो थे तकरीबन 140-141 डॉलर्स के थे। इंट्रा वीक में हमने प्रीवियस वीक में कुछ 139 के लेवल्स भी देखे क्रूड में। और अगर ये क्रूड गलती से अगर 140 के लेवल्स को भी अगर क्रॉस कर लेता है और ये जो टेंशन है अगर ये और अगर बढ़ता है तो हमें लगता है कि उस वक्त ओएनजीसी में और भी हमें तेजी देखने मिलेगी। और ओवरऑल जो हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के ट्रेंड को देखने के बाद जो चार्ट समझ में आ रहा था वो ये था कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक बन चुका है और ये स्टॉक अपने पुल बैक के लेवल्स को रिट्रेस कर सकता है जो तकरीबन 250 के करीब के हैं। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये 205 या 210 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी खरीदे, कोई करेक्शन आता है तो भी खरीदे, क्योंकि क्रूड में अगर गिरावट भी अगर आती है तो भी हमें लगता है कि ये सब जितने भी सप्लाई के इश्यूज है वो जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होने वाले हैं और इसमें वक्त लगेगा जिसका बेनिफिट ओएनजीसी को बिल्कुल मिलेगा। तो करंट लेवल से भी लॉन्ग करें या तो कोई करेक्शन आता है तो भी लॉन्ग करें। 205-210 के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, खैर इस बीच अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। क्या ये शेयर भी ऐसा है जो कि अब चल सकता है? बॉटम बन चुका है इसने तो गिरावट भी कम दिखाई थी। राजेश जी, आपसे एक क्वेश्चन, अपोलो हॉस्पिटल इस पे आपका व्यू पॉइंट। तो डिम्पी जी देखिए, काफी बड़ी गिरावट के बाद अगर हम इसका वीकली सेटअप देखें तो 7-8 वीक से स्टॉक एक लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से 4500 के आसपास स्टॉक की जो गिरावट थी वो थमते हुए दिख रही है और वहां से जो लास्ट 2 वीक से अगर हम देखें तो जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है लोअर साइड से, और आज भी थ्रू आउट द सेशन देखें तो एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेशन था और अभी पिछले 15-20 मिनट में देखें तो एक अच्छा प्राइस स्पाइक उसमें देखने को मिला। तो जिस तरीके के सेटअप इसके बने हैं अभी, हमें लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द यहाँ से 4800-4850 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो यहाँ पे करंट लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 4650 तो वहां पे भी ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे करीब 4600 का और टारगेट हमें लगता है इसमें आना चाहिए 4800-4850 की तरफ। ऑलराइट, ठीक है। आप आज कुछ और कैपिटल गुड्स के स्पेस से काउंटर्स देखें।
HEG, ग्रेफाइट, वहां पर आपको एक अच्छा खासा मूव दिख रहा है, 12-13% आपको HEG ग्रेफाइट के स्टॉक्स में दिखने में क्लियरली उसका एक इम्पैक्ट, क्योंकि जिस तरह से हायर स्टील प्रोडक्शन, लोअर एक्सपोर्ट्स आपको चाइना से देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट जरूर दिखता है इन काउंटर्स पर। कैसे देख रहे हैं आप इन काउंटर्स को राजेश? यहाँ पर इन मूव्स पर अब ट्राई करना चाहिए, यहाँ पर फर्दर कोई पोजीशन लेना चाहे तो, या फिर ऑलरेडी आपको लगता है फैक्टर इन हो गया? तो देखिए, आज जो प्राइस में इम्पैक्ट है वो तो ऑलरेडी अगर देखें तो इन दोनों स्टॉक्स के स्ट्रक्चर देखें तो थोड़े वीक जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। HEG की स्पेशली बात करें तो जिस तरीके से स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन होने के बाद जो पुलबैक बना है, बट इसमें अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है हायर साइड पे वो करीब 1350 के आसपास, जब तक ये लेवल इसमें क्रॉस नहीं होते वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है कि वापस हायर साइड पे एक सप्लाई बनते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल एक वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन प्राइस आज जरूर एक अपमूव बना है। तो हमें लगता है कि अगर ये 1300-1350 के आसपास आता है तो वहां प्रॉफिट बुक करें अगर जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया है। ये कुछ एक शेयर्स पे जिस पे एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हुए, एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आज ये है कि आज 16,000 के ऊपर की जितनी भी कॉल्स हैं उन सब में राइटिंग हो रही है। 16,000, 100, 200, 300, 500, 400, जहां तक चले जाओ वहां तक राइटिंग है। और 16,000 के नीचे जहां पर टफ फाइट है और आप दिन भर मार्केट में देख रहे हैं वो है 15,800। यहीं पे कॉल्स भी हैं और यहीं पे पुट्स भी हैं। जो जीतेगा एक दूसरे को इनाम जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम दोनों में जनरेट है, इसलिए शायद कल गैप अप फिर से होगा। ग्लोबल हो ना हो, डोमेस्टिक जरूर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर अभी और लिस्ट में है हमारी, जिससे यहाँ पे एक मोमेंटम देख सकते हो, HCL टेक। क्या इसको कैरी ओवर ट्रेड ले सकते हैं श्रीकांत, HCL टेक? डिम्पी जी बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमें लगता है कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट बन सकता है, और उसकी वजह यही है कि जो वॉर है वो एक्सटेंड होते जा रहा है, और जैसे जैसे ये और एक्सटेंड होगा, जितना डैमेज और बढ़ेगा, हमें लगता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो और अपनी जो पूंजी है या तो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उन सेक्टर्स में लगाने की कोशिश करेंगे जहां पे एक डिफेंसिव अप्रोच रहता है या तो डिफेंसिव सिनारियो रहता है। और टेक्नोलॉजी ने कई बार पास्ट में प्रूव किया है, और इस बार भी हमें लगता है कि इतने बड़े एक FI की जो सेलिंग चल रही है मार्केट में, अगर वापस इस मार्केट में अगर कुछ निवेश करना है तो बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आएंगे। और काफी सारे स्टॉक्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुके हैं। इनफैक्ट HCL टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पे तो प्रमोटर्स ने खुद ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, और इसी वजह से हमें लगता है कि बिल्कुल इसे BTST के बेसिस पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर एक पोजिशनल ट्रेड लेना है तो उसे भी लॉन्ग किया जा सकता है। 1150 के पास खरीदे, 1130 का स्टॉप लॉस रखे, और तकरीबन हमें लगता है कि 1190 से लेकर 1200 के टारगेट हमें ये आने वाले 1 या 2 दिन में दिखा सकता है। HCL टेक को यहाँ प्लस करने की सलाह देंगे श्रीकांत, लेकिन चलिए एक बार ये जान लेते हैं रवि धर्मशी, वो उनका कह रहे हैं, उनका क्या व्यू बन रहा है IT पर, EV स्पेस पर, उनकी नजर कहाँ है? आइए उनकी खास इंटरेक्शन जो हमसे हुई वो सुनवाते एक बार और। Pharmaceuticals is one such space where I believe that we have been in a negative phase for the last 4-5 years, and the positives haven't panned out. So most of the negative is captured in, and the space is very well valued, and it is one of the space that really does not get impacted by what is happening in the global market. The crude prices don't impact them, the metal prices don't impact them, and neither do the interest rates impact them so much. So from that perspective, I feel that is one space that one can look at. However, on the other side, you mentioned IT. I will say that IT was pretty much factoring in a lot of growth, lot of margin improvement, and they have some challenges in terms of retaining talent. So the margins have expanded, and I think retaining those kind of margins is going to be a challenge for IT. So I would not categorize IT in the same space as in the same value bucket as you were. So I would say there are pockets where you can make money from medium term point of view, where you can start deploying. Even some of the growth names, I think I've pretty much given up on their, most of the excess growth assumptions are out of the window. Now it is more realistic. You still have to do your stock picking. Can't go ahead and blindly buy anything. E-two-wheeler disruption is already underway. Passenger vehicle disruption, I believe, is still 2-3 years away. But the winners on that space are still not very clear to me. I don't want to be early in aligning myself
with somebody, because I still believe that some amount of potential is there that even the incumbent OEMs can get their act together and get a play. See, finally, this is not a disruption as so much of technology as it is of a new product. So obviously, the worldwide trend is very clear, moving towards EV, and in India also the adoption is going to happen maybe in a few years' time. So I think the first space to look at would be e-2-wheelers, then other space to look at would be maybe e-buses and all those kind of things, rather than passenger vehicles at this juncture. But even that is a some of the auto anchors that are aligned with the EV players might be a much better bet, because whichever player succeeds, the components are going to come from these players. So there are very few plays available on that front. But I think that is a better way to play the EV trend. राइट चलिए आगे बढ़ते हैं। दो स्टॉक से बात करना चाहेंगे राजेश। एक है भारती एयरटेल, बहुत ही जबरदस्त रिबाउंड आया है आज लो से, और दूसरा है यूपीएल। चार्ट्स में क्या लग रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है आपको? कौन से लेवल्स पे आप एंट्री करना बताएंगे यहाँ? तो अजय जी देखिए, रिलेटिवली अगर मैं मार्केट के कंपेयर में भारतीय एयरटेल के स्ट्रक्चर को देखूं तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। 200 डे मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली स्टॉक में आज सपोर्ट लेके वहां से बाउंस बैक एक्शन बना है बिल्कुल। और अगर हम देखें तो रिलेटिवली स्टॉक में जो गिरावट थी वो भी मार्केट की कंपेयर में या दूसरे स्टॉक्स की कंपेयर में काफी कम थी। तो इस हमें लगता है कि स्टॉक का जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है और जो वीकली चार्ट्स पे सपोर्ट है, ऑलमोस्ट आज स्टॉक ने 650 के लेवल को टच किया है। तो हमें लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाय करने की, और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये स्टॉक का पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको फिर 720 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह, थोड़ा सा डिप मिलता है टुवर्ड्स 670 तो भी इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस रखे करीब 650 का, अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आना चाहिए करीब 720 तक के। स्टॉक था जो सुबह सुबह सबको नोटिस करवा रहा था। आईटी के बाद इकलौता नॉन आईटी शेयर्स था जो हरे निशान में खुला था, वो था पीएनबी हाउसिंग। न केवल हरे निशान में खुला था, 5% ऊपर भी है। यही कहावत है ना कि होनहार के हो चिकने पाते, यानी कि आपको पहले दिख जाते हैं कि ये चल सकता है। पीएनबी हाउसिंग, एक बार श्रीकांत आप जरा देख के बताइए, ये शेयर ठीक है क्या? इसका पहला टिक हरे निशान में, लास्ट टिक हरे निशान में जा रहा है। देखिए वैसे इसमें गिरावट बिल्कुल बनी है, लेकिन अभी ये जो गिरावट है वो थोड़ी संभलती हुई नजर आ रही है। थोड़े डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये स्टॉक उन लेवल्स पे आ चुका है जहां पे इसने काफी बड़ा वक्त निकाला था अप्रैल 2021 में, यानी कि तकरीबन 1 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक तकरीबन इसी लेवल्स के करीब हमें मिल रहा था। उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट के बाद 950 के करीब भी जाते देखा, लेकिन अभी ये उन्हीं लेवल्स पे आ गया है। हमें लगता है कि इस लेवल पे वैल्यू बाइंग शायद बिल्कुल बनी है, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो जब तक ये स्टॉक अपने रेंज से बाहर नहीं आता, यानी कि 460 470 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा। और इस लेवल से अगर आपके पास अगर कोई पोजीशंस अगर हो ट्रेडर्स के पास, तो हमें लगता है कि 455 से लेकर 460 के करीब इसे एग्जिट किया जा सकता है। और अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन अगर आता है तो एक कॉन्ट्रा बेसिस पे 405 या 410 के करीब लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। वहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 395 का। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। तो अब आज जिन काउंटर्स की बात की जा रही है उनमें आपने आईटी पैक को देख लिया, जहां आपको थोड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। स्टील पैक में अभी भी आपको मोमेंटम दिख रहा है। भारतीय एयरटेल अग्रीमेंट हुआ, भारतीय एयरटेल और आई थिंक एक्सिस बैंक, जिसके बाद हमने देखा इस न्यूज में मोमेंटम दिखा। इंडस टावर भी आपको तेज दिखा, सुबह ये हमने काउंटर डिस्कस भी किए थे। और दूसरे कुछ और काउंटर्स जिनमें मोमेंटम बना हुआ है, ओएनजीसी का भी एक ट्रिगर रहा, ऑयल एंड गैस पैक भी, और एक और न्यूज भी आई इसमें, जिसके बाद हमने देखा कि आज ओएनजीसी ने भी अच्छा खासा मूव दिखाया। इसके अलावा हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता, इन सारे स्पेस में श्रीकांत रोज ये लुक्रेटिव लगते हैं, ट्रिगर बहुत क्लियर है, लेकिन उसके बाद भी जो मिस कर चुके हो उनके लिए क्या आप यहाँ एडवाइस रहेगी? क्या यहाँ पर नई पोजीशन बनाना? हिंडाल्को में आपको लगता है अब भी अपसाइड पॉसिबल है? देखिए वैसे कमोडिटी मार्केट में हमने एल्यूमिनियम, कॉपर में बहुत बड़ी तेजी देखी है, और ये जो तेजी है वो मुझे लगता है कि सस्टेन होनी काफी मुश्किल है, क्योंकि 10% वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसे वॉर एक्सटेंड होते जा रहा है इसमें बढ़ोतरी आ रही है। लेकिन हमें लगता है कि अगर यहाँ पे हिंडाल्को की अगर अपसाइड की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद 4 या 5% की अभी भी अपसाइड बची हुई है। वेदांता में हमें लगता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 4 से 5% की अपसाइड है, जिसके
लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इन्वेस्ट करके चले। इसमें ट्रेडिंग बेट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से कोई अगर काफी एक रिलेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट समझ में आ रही है वो है एनएमडीसी की। एनएमडीसी करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, 153 154 के करीब ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली ये स्टॉक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना रहा है, साथ ही साथ इसके पास आयरन ओर की काफी बड़ी कैपेसिटी है, तो आने स्टोरेज है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे कि हमने आयरन ओर में एक बड़ी तेजी देखी है वर्ल्ड मार्केट्स में, इसमें इसका जो एक जो पार्ट है वो काफी बड़ा है और इसी वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी को काफी बड़े बेनिफिट्स आ सकते हैं। फंडामेंटली हम 190 का टारगेट रख रहे हैं और टेक्निकली भी हमें लगता है कि स्टॉक 200 के करीब बिल्कुल जा सकता है। तो टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स का एक काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले 153 154 के करीब, 147 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 170 रुपए से लेकर 175 रुपए के। ठीक है, अगर आप HDFC को देखेंगे, HDFC दोनों ट्विंस को, इनफैक्ट HDFC बैंक और HDFC को, तो दो अलग अलग तरह के लोग हैं। पहला जो कि इसमें फंड से SIP की तरह यहाँ जाते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिनके फ्यूचर्स थे, चाहे एक लॉट ले रखा हो या फिर अगले सीरीज तक का भी ले रखा हो जिसमें उन्होंने टाइम मांगा, उनके दिन थोड़े खराब रहे हैं। राजेश जी, क्या HDFC और HDFC बैंक को फाइनली, मैं वर्ड लगा रहा हूँ फाइनली, क्या खरीदने का समय आ गया या फिर अभी और गिरावट आएगी? सो डिम्पी जी, देखिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है तो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर वीक है। कोई भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे सब्सटेंशियल अप मूव या पुल बैक कहीं भी बन नहीं रहा है। मार्केट जब भी करेक्शन लेता है या बड़ा करेक्शन किसी भी दिन यहाँ पे बन रहा है मार्केट में, तो ये दोनों स्टॉक्स में जरूर सप्लाई कंटिन्यूस बेसिस पे बनते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल सेटअप तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हो चुका है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म का नजरिया रखता है तो उसके लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी। और हमें लगता है कि HDFC बैंक में जो करेक्शन हुआ है और अब ये 1260 1270 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उसके आसपास मिलता है तो जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी 1260 1270 के आसपास। वहाँ HDFC बैंक में बिल्कुल बाय पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि HDFC लिमिटेड को थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा वीक होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है उसमें अभी भी गुंजाइश है यहाँ से करेक्शन की, हो सकता है सब 2000 लेवल भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो HDFC बैंक जरूर बाय कर सकते हैं थोड़ी सी गिरावट में, लेकिन HDFC लिमिटेड को अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, सेटल होने दे कहीं, उसके बाद उस पर वापस से रिव्यू करना चाहिए। हर 15 मिनट लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल, हाँ, लेकिन अभी तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हैं तो निफ्टी ऑलमोस्ट अटेम्प्ट ले रहा है कम से कम फ्यूचर्स के टर्म पे कि मैं 15,800 नहीं बल्कि 15,900 के ऊपर क्लोज करके जाऊं, और स्पॉट में भी हम 850 के ऊपर आके चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है जो गिरावट के सामने मैं पॉइंट्स आपके सामने बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी हर एक बढ़त, हर एक पुल बैक एक उम्मीद जगाता है कि शायद कहीं ना कहीं अब बॉटम प्लेस होने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंस रखता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ एक और शेयर हैं जो हमारे लिस्ट में जहां पर आज मोमेंटम तेज है या फिर मैं कहूँ काफी फास्ट देखने को मिल रहा है। उसमें एक शेयर है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का। ये कैश का शेयर है, टिपिकली 1518 का है, लो वॉल्यूम काउंटर है। श्रीकांत एक बार चेक करेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 1518 लो वॉल्यूम शेयर 1.5% ऊपर। बिल्कुल, तो इसमें राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज बनी है और ट्यूब इन्वेस्टमेंट अगर आप कई भी कितने भी क्वार्टरली चार्ट्स को देखते हो तो इसमें एक राइजिंग ट्रेंड ही हमें समझ में आ रहा है। और करंट करेक्टिव पैटर्न, करंट जो करेक्शन चल रहा है या तो जो सेल ऑफ हमने देखा है ये भी एक करेक्टिव पैटर्न है। तो शायद ये स्टॉक मार्केट के साथ थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, जो 790 या 95 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें गिरावट बनती है तो हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 770 के लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा सकता है। तो 770 780 के रेंज में इसे खरीदा जा सकता है। और अगर कोई भी पुल बैक अगर इसमें आता है जो इवेंचुअली आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा और वक्त निकालेगा एक बड़े रेंज में, तो हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक 840 से लेकर 835 के लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है अगर एक रेंज बाउंड ट्रेड अगर हम इसमें बनाते हैं तो।
ऑलराइट, तो ये रहेगी ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर आए। और इस बीच आप एक इंपॉर्टेंट फ्लैश भी देख रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यूएस रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत करनी थी। उनकी 50 मिनट तक बातचीत चली है फोन पे, और कई सारे अहम मुद्दे जैसे भारतीय स्टूडेंट्स जो वहां फंसे हैं उन्हें किस तरह से वापस लाया जा सकता है, और इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन पे, जियोपॉलिटिकल तनाव पर उनसे बातचीत की गई है। क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं वो जब सामने आएंगे तो हम जरूर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इस वक्त अगर हम मार्केट्स में एफएनओ स्पेस में भी देखें तो आपको कई सारे काउंटर्स मेजरली आपको कमोडिटीज से दिखेंगे, आपको कुछ सिलेक्टिव स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ सम न्यूज ही दिखेंगे। बालाकृष्णा और या फिर आप बलरामपुर चीनी, ये दो काउंटर्स हैं, इनमें भी क्लियर बलरामपुर चीनी तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राजेश, शुगर का काउंटर, शुगर का ट्रिगर क्लियरली इथेनॉल ब्लेंडिंग, और जिस तरह से क्रूड की डिपेंडेंस कम हो फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ, इन सारे काउंटर्स में ये वाला ट्रिगर चल रहा है। पर आप अगर शुगर स्पेस को देखें तो कितनी तेजी और आगे लगती है आपको बलरामपुर चीनी में? काफी अगर हम पूरे शुगर स्पेस का स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बने हुए हैं, और पिछले दिनों में देखा हमने काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे पूरे ही शुगर पैक में बनते हुए दिख रही है। और जिस तरीके से इनके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अब चेंज हो चुके हैं, हमें लगता है कि स्टॉक्स में यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई रहेगी, और भी यहाँ से 15 से 20% की अपसाइड पूरे सेक्टर में हमें बहुत जल्द आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जिस तरीके की स्ट्रेंथ बनी है बलरामपुर चीनी का, अगर हम सेटअप की बात करें तो जिस तरीके से इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है, हमें लगता है बलरामपुर चीनी का तो इमीडिएट टारगेट नियर टर्म में हमें लग रहा है 475 से 480 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो कोई भी डिप मिलती टुवर्ड्स 440 और 435 ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 425 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। इसी सेगमेंट में देखें तो द्वारिकेश शुगर का सेटअप भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके से द्वारिकेश शुगर में आज देखें तो थ्रू आउट द सेशन एक्यूमुलेशन के बाद जिस तरीके के स्पाइक अभी पिछले 15-20 मिनट में बने, हमें लगता है द्वारिकेश शुगर भी यहाँ से एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, जिसमें हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट आना चाहिए करीब 115 से 120 तक के। यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 92 के आसपास। पिछले 3-4 मिनट में जिन शेयर्स के अंदर अच्छा मूव आया है उसमें आप तो कल्पतरू पावर एक वो शेयर दिखाइए कैश का, इंट्राडे चार्ट्स दिखाइएगा। दूसरा है KEI इंडस्ट्रीज, ये 1030 रुपए का शेयर है KEI इंडस्ट्रीज। सेकंड शेयर मैंने बताया कल्पतरू पावर, और एक और शेयर है जिसके अंदर मूवमेंट आज हमको थोड़ी फास्ट लगी है और पिछले आधे घंटे में काफ़ी अच्छे से ऊपर आया है, वो शेयर है जी एंटरटेनमेंट, ये तो खैर मैंने बता दिया। और है एक HEG, ये शेयर हैं जो कि आज आधे घंटे के अंदर थोड़ा ठीक है। इनकी जो लास्ट के आप कैंडल देख पा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में दिखेगा, वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग अच्छी खरीदारी दिखेगी। हालांकि ये वॉल्यूम के चार्ट से नहीं दिख रहा, बट मैंने यहाँ पे लगा के देखा, थोड़ा वॉल्यूम भी आया है। KEI इंडस्ट्रीज, एक बार श्रीकांत ये शेयर चेक करेंगे, ये भी वही वाला शेयर ही है कि वॉल्यूम कम है, स्पाइक आएगा, सडन आएगा और शेयर अच्छा चलेगा। आज 3% ऊपर है, अभी क्लोज का अच्छा कर रहा है। देखिए, जैसे मार्केट में गिरावट बढ़ती जा रही है और मार्केट अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स को जैसे ब्रेक करते जा रहा है, हमें लगता है कि जो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज है वहां पे भी एक सेलिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इन सभी स्टॉक्स में हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज देखी है, और वो फॉर्मेशन बनते जा रहा है। तो हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक से अभी शॉर्ट टर्म में बचना चाहिए। नो डाउट कि KEI इंडस्ट्री ने इसी लेवल्स के करीब यानी 980 के करीब काफी बड़ा वक्त निकाला है, तकरीबन 1-1.5 महीने का वक्त इसी लेवल्स पे इसने निकाला है, और यहाँ पे हमेशा एक हमने रिकवरी देखी है, लेकिन वो रिकवरी हमेशा फेल भी हुई है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो हमें लगता है कि 980 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर कोई भी पोजीशन अगर अपने पास अगर पड़ी है अभी तक तो उसे बिल्कुल थोड़ा सा कम करने का सोचे। 1100-1120 के करीब इस पर्टिकुलर पोजीशन से हम थोड़ी सी एक एग्जिट ले सकते हैं। राजेश जी, इस बीच आप ही बता दीजिए, आपने कोई और शेयर ऐसा नोटिस किया है जिसमें आपको लगे कि हाँ थोड़ी स्ट्रेंथ है, थोड़ा मूवमेंट आ सकता है? तो देखिए, हमें लगता है कि मेटल में जो तेजी है वो कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, और कल के सेशन के लिए भी हमें लगता है कि वेदांता पे फोकस रखना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है, हमें लगता है 388 के आसपास भी वेदांता को बाय किया जा सकता है, और इसमें टारगेट जो लग रहा है इमीडिएट हमें लगता है 405 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो वेदांता पे हमारा फोकस है, और दूसरा स्टॉक तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ONGC, वहाँ पे भी लगता है कि ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, और अपसाइड के टारगेट
198 200 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस होगा 182। तो ये दो स्टॉक्स हमें लॉन्ग साइड के लिए यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। शॉर्ट तो देखिए डिम्पी जी, ओवरनाइट शॉर्ट कैरी करना भी रिस्की है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक्स जहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यूटी है, जो रिस्क के चलते जिन सेक्टर में या सेगमेंट में अभी मोमेंटम बना, हमें लगता है ये और कंटिन्यू रहेगा। तो वेदांता और ओएनजीसी, ये दो स्टॉक को हम बीटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी करने के लिए आप पे सलाह देंगे। ठीक है। खैर इस बीच अगर आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी तो है, लेकिन मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, मैं क्या इसको रिकवरी बोलूँ और क्या इसको मैं क्या बोलूँ मेरे को नहीं पता, बट 5.5% के बाद अभी 4% की ही गिरावट बैंक निफ्टी में रह गई है। 33,000 के ऊपर इसके मार्च के फ्यूचर्स आ चुके हैं और बैंक निफ्टी का स्पॉट अभी 32,970 के आसपास चल रहा है। तो रिकवरी पॉइंट तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके जो मेजर कंटेंडर होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि हाँ ये चला सकते हैं, उसमें ऐसा कोई शेयर उभर के सामने नहीं आया। ऐसा नहीं है कि कोई शेयर सुबह 5% नीचे था उसने अपनी पूरी गिरावट को खत्म कर दिया हो। हाँ, गिरावट आधी जरूर कर दी है, 25% कम कर दी है। उसमें एक आईसीआईसीआई बैंक है, आप देख पा रहे होंगे सुबह 5.5% ज्यादा की गिरावट के साथ था, अभी 4% है। थोड़ा फेडरल बैंक ने अपनी गिरावट को कम किया है, बस ऐसा ही है, इसके अलावा वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। राजेश जी, ना तो आप आईसीआईसीआई से हैं ना ही श्रीकांत जी आईसीआईसीआई से हैं, आप एक कोटक से हैं और एक एक्सिस से हैं। तो आईसीआईसीआई के लिए तो फ्रीडम है दोनों के पास, तो आईसीआईसीआई दोनों ही जरा बता दीजिए। मेरे को ना एक्चुअली इसको रखना नहीं है, मेरे को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड करना है। 600 का स्टॉप लॉस, 800 का टारगेट, चलेगा? तो देखिए डिम्पी जी, प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑलरेडी स्टॉक है। इवन पूरा बैंक निफ्टी का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो देखिए, अगर हम 600 रुपए का स्टॉप लॉस को मेंटेन करके यहाँ पे बाय करने की चेष्टा करेंगे तो बिल्कुल ये सही जगह है। अगर यहाँ से 10-20 रुपए और करेक्ट भी होता है तो भी ऐड कर सकते हैं। 600 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल 800 के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। क्वालिटी लार्ज कैप प्राइवेट प्लेयर बैंक है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें अब यहाँ से ज्यादा गिरावट बनेगी। मार्केट के चलते जरूर वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन 600 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे और इसको थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो बिल्कुल 750-800 तक के अपसाइड के टारगेट बिल्कुल इसमें आते हुए दिख सकते हैं। बंद होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं निफ्टी के और बाजार की आज, लेकिन वैसे गिरावट के हिसाब से देखें तो रिकवरी, कोई शार्प रिकवरी वगैरह सच नहीं है। आप जो डेज लो देख पा रहे हैं, जिससे अभी बार बार हमारे टिकर बैंड आपको दिखा रहे हैं कि हाँ रिकवरी है 500 पॉइंट की। एक्चुअली देखा जाए फॉल के सामने से रिकवरी की कोई खास अहमियत नहीं है। 350 अंकों की गिरावट यानी कि 2% का कट आज निफ्टी पे और लगा और बैक टू बैक निफ्टी को 18,500 से 15,000, आज 16,000 पहली बार हम देखेंगे उसके नीचे भी क्लोज कर पाएंगे, 16,000 15,888 के आसपास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। कुछ एक और शेयर है, एक शेयर अभी भी लिस्ट में मेरी आया है जो कोशिश कर रहा है थोड़ा हरे निशान में आने की, वो है इंडियन होटल्स। श्रीकांत जी एक बार जरा ये चेक करेंगे इंडियन होटल्स। इसको क्रूड से तो कोई लेना देना है नहीं जो प्राइमा फेसी असर दिखता है, बट हाँ ग्लोबल स्लो डाउन से, भारतीय बाजार की ग्रोथ से, भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ से सबसे लेना देना है इंडियन होटल्स। जरा आप चार्ट वाइज चेक कर लीजिए। बिल्कुल, तो देखिए हमें इंडियन होटल का चार्ट इनफैक्ट काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये भी स्टॉक अपने ब्रेकआउट के काफी नजदीक जाके उसमें उधर से उसने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है और एक वापस एक सेल ऑफ बना है। इसकी जो रेंज बनी है वो ब्रॉडर रेंज है 230 की और लोअर रेंज है तकरीबन 175 की। स्टॉक वैसे आज के दिन में अगर आप देखें तो 180 के करीब आया था, एक रिवर्सल ट्रेंड बना चुका है, लेकिन यहाँ से हमें लगता है कि एक पोजिशनल व्यू बिल्कुल इसमें बनाया जा सकता है और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि स्टॉक वापस 230-225 के लेवल्स दिखाएगा और इनफैक्ट उन लेवल्स को भी ये क्रॉस करेगा। रेक्टेंगल फॉर्मेशन जो भी होते हैं वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं और अगर स्पेसिफिकली अगर ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन अगर लार्ज कैप कंपनीज में अगर आते हैं तो बिल्कुल उसका हमें एक पॉजिटिव कन्वर्जन देखने मिलता है। तो करंट लेवल से कोई भी गिरावट अगर आती है तो बिल्कुल इसमें निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड से बचे क्योंकि मार्केट में एक ब्रॉडर मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसी वजह से सभी में सेलिंग चल रहा है और ये सब स्टॉक्स जो है वो हाई बीटा स्टॉक्स है, बट अगर एक लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, ठीक है। थोड़ी देर पहले ना आप नीचे भी खबर भी देख पा रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत की है। जो बातचीत की है 50 मिनट, उसके जो कुछ एक पॉइंट्स आए हैं सामने निकल के। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया, वो ये कह रहे हैं कि
उन्होंने ये कहा है रूस के प्रेसिडेंट से कि आप खुद एक बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बातचीत कीजिए। एक तो ये बात उन्होंने बोली है, और ये कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लोगों को वहाँ से निकालने के लिए जो एक सीज फायर दिया था उसके लिए उन्होंने शुक्रिया किया है। और वो उस चीज़ के लिए भी कह रहे हैं कि जो टीम नेगोशिएट कराने की कोशिश कर रही हैं उनको भी उन्होंने धन्यवाद किया है। तो ऐसी कोई सीधी बात उन्होंने आके पुतिन से नहीं की है कि आप युद्ध रोक दीजिए। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आपको यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी बातचीत करनी चाहिए और सीधी बातचीत करनी चाहिए। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें से कुछ निकल के सामने आ रहा है। उन्होंने जो सेफ लोगों को निकले हैं वहाँ से, इंडियंस निकले हैं 20,000, उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद कहा है। तो ये 4-5 मोटी मोटी बात जो प्रकाश प्रियदर्शी हमको बता रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री ने रशिया के प्रेसिडेंट से बात की है। 2 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में, और वैसे देखा जाए तो आज की क्लोजिंग 15,800 के आसपास, 800 के ऊपर मिल रही है। ये ठीक है, बट इतने भी ठीक नहीं है। प्रियंका के पास चलते हैं क्योंकि क्लोजिंग हो रही है, तो आपको पूरा समरी करके बता देंगे कि इस समय बाजार कहाँ पे है, आज क्या चला क्या टूटा। प्रियंका बताएं आप। बिल्कुल, देखिए डिम्पी, आज जिन लेवल्स के पास बाजार खुला था, यानी हम खुले ही एक बड़े गैप के साथ थे, लगभग 400 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन था। आपको निफ्टी पे दिखा, बैंक निफ्टी 1200 ज्यादा पॉइंट्स के साथ गिरावट के साथ गिरा। तो निफ्टी तो कुछ पॉइंट संभला एक रेंज में इस 12 दिन कारोबार हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में काफी उथल पुथल देखने को मिली। आपने एक पॉइंट पे 1900 पॉइंट्स तक की डाउनसाइड देख ली बैंक निफ्टी पे, उसके बाद ऊपर रिकवर होकर भी हम आए। लेकिन आज क्लियरली ड्रैगर्स जो थे उसमें आपको ऑटो पैक, PSU बैंक्स, ऑटो और इसके अलावा रियल एस्टेट पैक, ये सारे पैक थे जहां पर आपको बहुत क्लियरली आज ड्रैगर्स देखने को मिले। आप लूजर्स की बात करें तो सबसे टॉप लूजर्स जो निफ्टी पर आपको देखने को मिले, उनमें पहले 5 काउंटर्स में आपको इन दो या 3 स्पेस से जरूर दिख जाएंगे काउंटर्स। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें सबसे ज्यादा आज गिरावट देखने को मिली, जिसने बाजार को नीचे की तरफ खींचा भी। सो किसी भी हैवी वेट ने, चाहे वो बैंक निफ्टी पे HDFC बैंक हो और रिलायंस निफ्टी पर हो, यहां से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। इनफैक्ट पूरी तरह से क्लियर प्रेशर बनाया बाजार पर बैंकिंग स्टॉक्स ने। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, इन सभी को आपने ओपनिंग ट्रेड में ही वीक देखा और पूरे दिन भर किसी तरह का पुल बैक अटेम्प्ट नहीं हुआ। रुपया वीक था, जिसके चलते हमने देखा टेक्नोलॉजी पैक में, यानी इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, वहां जरूर थोड़ी सी मोमेंटम प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया और वो स्ट्रेंथ के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आप और किसी भी सेक्टर की बात करें तो उसमें ऑयल एंड गैस या फिर पावर स्पेस आपको बहुत सिलेक्टिव काउंटर दिखेंगे जहां पर आपको आज तेजी देखने को मिली। ONGC 12% तेजी के साथ आपको बंद होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस पैक का इसको सीधा क्रूड की बढ़ती कीमतों का इसको सीधा असर पड़ता है। साथ ही ONGC विदेश में, वहां पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो उनकी एक ओवरसीज सब्सिडरी है, जिसके बाद हमने देखा कि वहां पर एक 12% का मूव आपको दिन भर में दिखाई दिया और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आपको दिखाई दी पूरे ऑयल एंड गैस पैक में एज यूजुअल। साथ ही कमोडिटीज, जिस तरह से हम हिंडाल्को को, नाल्को को या NMDC, आयरन ओर, इन सब के प्राइसेस, हाई प्राइसेस के चलते इन काउंटर्स में जो मूव देख रहे हैं वो क्लियरली एविडेंट आज के दिन भी बाजार पर आपको देखने को मिला। सो आप ये कुछ काउंटर्स देख रहे हैं जहां पर आपको गेनर्स देखने को मिली। कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल आपको देखें स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। वहां पर एक अग्रीमेंट हुआ भारतीय एयरटेल का और एक्सिस बैंक का, जिसके बाद हमने देखा वहां एक स्ट्रेंथ देखने को मिली। इनफैक्ट टेलीकॉम पैक में कुछ थोड़ी बहुत बाइंग आपको इमर्ज होती शुरुआती कारोबार में जरूर दिखाई देगी। लेकिन उसके अलावा ड्रैगर्स आपको चाहे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस हो या फिर जितने भी फाइनेंस काउंटर्स हो, उन सब में आपको क्लियरली नीचे की तरफ ही आज बाजार खुला। आप अगर एडवांस एंड डिक्लाइन की रेशियो को देखें तो सिर्फ बढ़ने वाले आपको 300 शेयर दिखेंगे और उसके आगे सेंसेक्स में आपको 1600 से ज्यादा शेयर गिरने वाले दिखाई देंगे। क्लियरली ट्रिगर्स वही हैं, क्रूड के बढ़ते दाम, जिन भी स्टॉक्स में, जिन भी सेक्टर्स में एज ए इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, वहां पर क्लियरली आपको दबाव आज के दिन भी दिखा। आपको पेंट स्टॉक अच्छे खासे फॉल के साथ, गिरावट के साथ देखने को मिली। वहां सीमेंट स्टॉक, जहां पे भी क्रूड एक एज ए इंग्रेडिएंट यूज होता है, वहां पर भी बहुत क्लियरली आपको ड्रैग होते हुए दिखाई दिए काउंटर्स। तो बहुत क्लियरली एक प्रेशर भरा दिन भर आज मार्केट्स रही और उसके बाद हमने देखा कि आप उन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निफ्टी लगभग यहाँ से 360 ऑड पॉइंट्स की गिरावट के साथ, लेकिन 15,800 और 15,850 ये 2 लेवल हैं जिन्हें की लेवल्स माना जा रहे हैं, जिन्हें वॉच आउट कर रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स और मान रहे हैं कि अगर यहाँ इसके ऊपर डिसाइसिवली बाजार बंद होता है, क्लोजिंग दे पाते हैं हम इसके ऊपर, तो शायद यहाँ से कुछ पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है। नहीं तो हम और ज्यादा बेयर ट्रैप में या फिर और वीक हो सकते हैं। तो आज पूरी तरह से आप मार्केट्स पर देखें, ब्रिटानिया जैसे FMCG काउंटर्स पे भी आपको एक अच्छा खासा सेल ऑफ का प्रेशर देखा, क्योंकि वहां पर जिस तरह से व्हीट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है
इनके इनके प्रोडक्ट्स का, और वहाँ पर वीट की कीमतें जो बढ़ गई हैं, क्योंकि वीट का बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है जो यूक्रेन से एक्सपोर्ट होकर आता है, और यूक्रेन और रशिया से जो भी चीज़ें, जिन भी कंपोनेंट्स की चीज़ें यहाँ इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ में आती हैं, और वहाँ एक सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट के चलते हम देख रहे हैं कि सेक्टर पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आज कुल मिलाकर आपको एक वीक ट्रेड मिला, देखने को मिला ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल क्यूज। सेंटिमेंट ही नेगेटिव था। एसएक्स निफ्टी सुबह से इंडिकेट करा था गैप डाउन ओपनिंग हुई, और उसके बाद हमने पुल बैक अटेम्प्ट करा भी नहीं। अगर पुल बैक देखने को मिला तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रूपी वीकनेस हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में एक पुल बैक अटेम्प्ट किया। उसके अलावा कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स लाइक कोल इंडिया या ऑयल एंड गैस पैक से आपको, या कमोडिटीज का जहां ट्रिगर है, सिर्फ उन काउंटर्स में आपको एक तेजी देखने को मिली। और यूपीएल जैसे काउंटर जहां पर एक जिस तरह की बातें आपको शुक्रवार को भी देखने को मिली कि वहां पर किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर है, और जिसके चलते हमने देखा कि यूपीएल में एक मोमेंटम है। तो बहुत ही सिलेक्टेड और लिमिटेड काउंटर्स आपको दिखेंगे जहां पर आपको एक मोमेंटम दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक वीक क्लोजिंग, देखना होगा कि आज बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। शाम को आज एग्जिट पोल आएंगे, यूपी इलेक्शन से किस तरह के ट्रिगर्स निकल कर आते हैं, वो बाजार के लिए शायद शॉर्ट टर्म में एक नजरिया जरूर बाजार को दे सकता है। तो कल देखना होगा कि किस तरह से मार्केट्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन आज एक वीक क्लोजिंग जाहिर तौर पर देखने को मिली। इसी के साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय दिया, ट्रेडिंग ट्रिक्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। मुझे, डिम्पी को और अजय को दीजिए इजाजत, लेकिन मार्केट्स पर, इकोनॉमी पर, बिजनेस कम्युनिटी पर, कॉर्पोरेट जगत पर नजर सारा दिन भर बनी हुई है। ET Now स्वदेश के साथ बने रहे। नमस्कार।